जैसे आपके पास है CH3Cl, CH3Cl आपके पास है और C2H5NH2 आपके पास है, न्यूट्रल नाइट्रोजन। CH3Cl आपको एक्सेस में दिया गया है, CH3Cl आपको एक्सेस में गिवन है। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन को कहाँ पर रोकना है, रिएक्शन को कहाँ रोकना है, रिएक्शन को रोकना है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे रिएक्शन को रोकना है। इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ एमीन, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ एमीन। एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन ऑफ एमीन। तो एक तो ये स्टेप होता है, इसके साथ एक स्टेप और जुड़ा रहता है, वो है हॉफमैन एलिमिनेशन। अगर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दें तब क्या होगा। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनेगी एल्कीन और एक मिलेगी आपको टर्शरी एमीन। दो प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे डिसाइड करें कौन सी एल्कीन आपको मिलेगी। तो आंसर है लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है, लीस्ट स्टेबल एल्कीन। इस केस में तो एक ही एल्कीन बन सकती है, इस केस में तो एक ही एल्कीन बन सकती है, एक ही एल्कीन बन सकती है, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन एक ही है। जो कार्बन नाइट्रोजन से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं वो तो अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, बीटा कार्बन तो एक ही है, बीटा कार्बन एक ही है, तो ये इस H पे जाएगा और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा से ये पूरा ग्रुप जाएगा, ये लीविंग ग्रुप का काम करेगा। लीविंग ग्रुप की लिस्ट में आप इसका नाम लिख चुके होंगे। तो आपको एल्कीन मिल जाएगी इथीन और एक टर्शरी अमीन मिलेगी आपको NMe3, टर्शरी अमीन। तो अगर एक से ज्यादा एमीन बनने के चांसेस हैं तो मोस्ट स्टेबल जो मेजर एल्कीन कौन सी होगी, मेजर एल्कीन, लीस्ट स्टेबल, मेजर एल्कीन होगी लीस्ट स्टेबल। तो ये रिएक्शन हमेशा इसके साथ कनेक्टेड आती है। हम SN2 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना SN2 में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया। नेक्स्ट देखो, ऐसे भी आपको दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये अमीन है, सेकेंडरी अमीन, इसमें CH3Cl एक्सेस में डाल दिया, जो भी प्रोडक्ट बना उसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, फाइनली क्या मिलेगा आपको ये बताना है।
तो पहला स्टेप तो SN2 है, ये एल्काइल हैलाइड है और ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। ये अल्काइल हैलाइड है, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट स्टेप तो है SN2। और सेकंड स्टेप के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये है E2 बट पार्शियली E1 CB भी है, पार्शियली E1 CB भी है, ये परफेक्ट E2 नहीं है। ये जो सेकंड स्टेप आपने लिखा है ये पार्शियल E1 CB भी है। पार्शियल E1 CB कब होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर लीविंग ग्रुप किस पीरियड का हो, लीविंग ग्रुप अगर ये सेकंड पीरियड का एटम हो जिसका बॉन्ड कार्बन चेन के साथ है तो पार्शियल E1 CB होगी, परफेक्ट E2 नहीं होती, पार्शियल E1 CB होगी। और कंप्लीट E1 CB कब होगी वो भी आप लिख चुके हैं। लीविंग ग्रुप कोई भी हो बट लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड हो, लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे -M इफेक्ट वाला ग्रुप हो तो परफेक्ट E1 CB होगी। ये मेन पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए। डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं आपको E1 E2 E1 CB? ये SN2 स्टेप है फर्स्ट वन, और एक्सेस में एल्काइल हैलाइड है। आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा, जिनको समझ में आ रहा है उन्होंने बना लिया होगा। पहले बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा पहले। अब क्या करना, नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उनको नेम करो अल्फा, नेक्स्ट नेम इसको करो बीटा, ये बीटा हो गया। मतलब दो एल्कीन बन सकती हैं, इस अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बन सकता है और इस अल्फा बीटा के बीच भी बन सकता है। दो पॉसिबल एल्कीन है बट मेजर एल्कीन कौन सी बनानी है, मेजर एल्कीन कौन सी बनानी है? आंसर है लेस स्टेबल, क्योंकि ये पार्शली E1 CB है, जो ज्यादा एसिडिक H है वो बाहर जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। ये H जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये CN टूटेगा। आई थिंक ये समझ में आ गया सबको। जल्दी करो, ये समझ में आ गया। और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स मैंने आपको बताया था, बहुत लंबी लिस्ट होती है इसकी, वो ये है कि NH बॉन्ड के नेक्स्ट -M इफेक्ट वाला ग्रुप हो। अगर ये -M इफेक्ट वाला ग्रुप है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो जाती है। इस हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं आसानी से, इवन गिरगनार्ड रिएजेंट ऐड कर दो तो भी ये हट जाएगी। गिरगनार्ड रिएजेंट ऐड करो, मीथेन बन जाएगी। ये एसिडिक H है, CH3- से कंबाइन करके CH4 बनेगा, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा।
नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल डीलोकलाइज्ड होगा। अगर इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से हम कराएंगे तो ये SN2 कर लेगा। SN2 हो जाएगी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। ये है अटैकिंग रिएजेंट। इसका -M इफेक्ट होना चाहिए, बस पॉइंट ये है, इसका -M इफेक्ट होना चाहिए जेड ग्रुप का। अब इस पे जितनी चाहे रिएक्शंस आप लिख लें। जैसे मैं सिंपल रिएक्शन आपको दूं, मान लीजिए आपको मैंने ये एमाइड दे दिया, एमाइड। आपसे कहा कि पहले आपने ऐड कर दिया इसमें बेस, और इसके बाद ऐड कर दिया से इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड, क्या बनेगा? बहुत आसान है, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल बनाओ और इस पर अटैक कर दो। प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और पॉइंट आउट कर दूं जो पहले भी आप लिख चुके हैं, फिर भी एक बार और लिख लो। ऐसा नहीं कि OH आयन जो आपने डाला है वो सीधे NH पे ही जा रहा है अकेले। OH आयन के पास 3 ऑप्शन है टोटल। ये H भी जा सकता है, इसमें भी एसिडिक करेक्टर है, क्योंकि इसका नेक्स्ट C डबल बॉन्ड वो है -M इफेक्ट। ये पाई बॉन्ड भी तोड़ सकता है। हेट्रो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, और ये NH बॉन्ड पे भी जा सकता है क्योंकि इसके नेक्स्ट C डबल बॉन्ड वो है -M इफेक्ट। इन तीनों साइट पे ये OH आयन रिएक्ट करता है। अब अगर आप कॉलिजन के चांसेस देखें तो ये इंटीरियर कार्बन है, इसका नंबर तो लास्ट में आएगा। पहले कॉलिजन किसके साथ होगा? पहले कॉलिजन इन H के साथ होगा। अगर ये H को रिमूव नहीं कर पाता, अगर इस H को रिमूव नहीं कर पाता, ये वीक बेस है, तो फिर ये इंटीरियर कार्बन पे जाएगा। वो लास्ट पॉसिबिलिटी है। तो OH आयन तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये CH और NH दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज N पे या नेगेटिव चार्ज कार्बन दोनों पे स्टेबल होगा। कौन सा बॉन्ड मोर एसिडिक है, NH या CH? तो NH मोर एसिडिक है, इसको ही लेके जाएगा, इसी के थ्रू मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये जो रिएक्शंस होंगी ये बहुत माइनर प्रोडक्ट रहेंगे, मेजर प्रोडक्ट ही आपसे पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेंगी। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बहुत कम केसेस में बनेंगे, स्मॉल अमाउंट में, माइनर अमाउंट में बाई प्रोडक्ट बनते ही रहते हैं।
इसलिए कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। बैलेंस्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं आती। ठीक है, तो ये तो बात हुई नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल्स। तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल में एनायनिक ऑक्सीजन हमारे पास होती है, जिसका बॉन्ड -m इफेक्ट वाले ग्रुप के साथ होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन SN2 में आएगी। जैसे CH3 COO- या CH3 SO3-। -m इफेक्ट वाले ग्रुप के साथ ये होना चाहिए। -m इफेक्ट वाले ग्रुप के साथ होना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल चुका हूं, शायद किसी किसी को याद नहीं रहता। मैंने ये बोला था कि न्यूट्रल नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, न्यूट्रल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करती। थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला है नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। अभी SN1 केस करेंगे उसमें। SN2 में न्यूट्रल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल नहीं होती। ठीक है, बेटा अब हर एक चीज को फिर मैं बैकग्राउंड में जाऊं? सारा कुछ आप लिख चुके हैं, कुछ याद रखा करो पिछला। तो आपके पास है CH3CH2Cl। CH3CH2Cl आपके पास है, और आप इसमें ऐड कर दो CH3COO-। आप डायरेक्ट SN2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट SN2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये Cl- बाहर जाएगा। ये रिएक्शन क्यों हो रही है एक बार फिर बता दूं, कुछ बच्चों को भूलने की बहुत जबरदस्त आदत है। ये है वीक बेस, और वीक बेस क्या होता है? वीक बेस क्या होता है? गुड लीविंग ग्रुप। ये वीक बेस है, गुड लीविंग ग्रुप है। अगर एसीटेट आयन वीकर बेस होता तो रिवर्स रिएक्शन हो जाती। Cl- एसीटेट आयन को बाहर कर देता और वापस आ जाती, वो भी SN2 ही होती।
बट यहाँ एसीटेट आयन Cl माइनस को बाहर करता है। क्यों करता है? एक बार फिर से मैं जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख रहा हूं, जनरलाइज्ड SN2 लिख रहा हूं मैं। ये लीविंग ग्रुप वीक बेस होना चाहिए। वीक वर्ड होता है, जो स्ट्रॉन्ग या वीक वर्ड होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। तो ये वीक बेस होना चाहिए। किससे वीक होना चाहिए? ये लीविंग ग्रुप किससे वीक होना चाहिए? ये लीविंग ग्रुप वीक बेस होना चाहिए अटैकिंग रिएजेंट से, वरना रिवर्स कर दो फिर। चलो ठीक है, लिख लिया इसको। अब यहां पे एक रिएक्शन और साथ साथ कनेक्टेड आती है हमेशा, ध्यान देना। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। जैसे आपके पास CH3CH2Cl है, आपने ऐड कर दिया इसमें CH3SO3Na डाल दिया। ठीक है, पहला स्टेप आप SN2 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला स्टेप आप SN2 लिख लेंगे। बट ये जो ग्रुप होता है रियलिटी में, ये गुड लीविंग ग्रुप भी है। सल्फोनेट आयन भी वीक बेस कैटेगरी में होते हैं, बट हैलाइड आयन से तो स्ट्रॉन्गर रहते हैं। अगर इसमें आप एल्कोहलिक KOH डाल दें, हीट कर दें, एल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दें, तो E2 रिएक्शन हो जाती है। E2 रिएक्शन हो जाती है, ये बीटा H चला जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये ग्रुप बाहर चला जाता है। तो जब भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरह का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सल्फोनेट ग्रुप के साथ, तो साथ साथ ये भी जुड़ा आता है। कंप्रीहेंशंस में अक्सर ये कनेक्टेड ही आते हैं। लिख लिया इसको, जल्दी करो। नेक्स्ट लिखो, जो OH आयन है एक्चुअल में ये बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। OH आयन बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल होता है। बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल कैसे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास ये सेकेंडरी हैलाइड है, अगर आप एक्वस KOH डालते हो, अगर एक्वस KOH डालते हो, कोई हीट नहीं देते, तो ये आपको कौन सी रिएक्शन देगा?
SN2 देगा। और अगर आप एल्कोहलिक KOH डालते हो और साथ में हीट भी कर देते हो, तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर कौन सी रिएक्शन चाहता है, E2। केवल सॉल्वेंट बदलते हैं तो प्रोडक्ट बदल जाता है। तो OH आयन कहलाता है बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल या बॉर्डर लाइन अटैकिंग रिएजेंट। सॉल्वेंट वाटर है तो SN2 क्यों हुई, और सॉल्वेंट एल्कोहल है तो E2 क्यों हुई? बहुत आसान है इसको समझना, अगर आपको SN2 और E2 की करेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा बहुत याद है तो। सॉल्वेंट H2O की क्या करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है एल्कोहल से? मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एल्कोहल से बहुत ज्यादा होता है, डबल से भी ज्यादा। और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने से क्या होगा, ये जो कोवेलेंट CCl बॉन्ड है पोलर, वाटर इसको सॉल्वेंट इसको ब्रेक करने लगता है पहले से ही। इसमें अटैकिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं है। सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगता है, सॉल्वेंट ही इसको तोड़ना शुरू कर देता है। सॉल्वेंट ही इस बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देता है। इनफैक्ट वाटर सॉल्वेंट में ये आयन पेयर फॉर्म में आ जाता है, वाटर ही इसको तोड़ देता है, आयन पेयर फॉर्म में आता है। सॉल्वेंट H2O की बात हो रही है, ये आयन पेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसमें रिएक्ट करता है OH आयन। अब OH आयन का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसकी ओर होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की ओर या बीटा हाइड्रोजन की ओर? पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की ओर जाएगा ना, एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा फिर। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मिला। ये तो वाटर की बात हुई। और अगर सॉल्वेंट बदल के हमने एल्कोहल कर दिया, साथ में हीट भी लिखी आएगी, कई बार कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, देखा है मैंने उसमें कि हीट नहीं लिखते, वो एल्कोहलिक KOH ही लिख देते हैं अकेला। तो उनके मन में E2 ही होता है, एग्जामिनर के माइंड में सॉल्वेंट एल्कोहल लेने का मतलब ये है कि वो E2 चाहते हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए एल्कोहल एज सॉल्वेंट है, एल्कोहल की पोलराइजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, तो OH आयन फिर डायरेक्ट बीटा को ही अप्रोच करता है, बीटा H को। OH आयन बीटा H को अप्रोच करता है और E2 प्रोडक्ट मिलता है।
अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है SN1 के बीच और SN2 के बीच भी है। ये SN1 और SN2 के बीच भी बॉर्डर लाइन ही है। लिखो जल्दी, बताता हूं मैं। इतना लिख लिया आप सबने? तो देखो, SN2 में क्या कार्बोकैटायन बनना चाहिए? क्या SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन कैरेक्टरिस्टिक में लिखा आपने? SN2 तो कंसर्टेड है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और यहां पे मैं कार्बोकैटायन दिखा रहा हूं आपको साथ ही साथ। तो SN2 और SN1 में भी ये बॉर्डर लाइन होता है। देखो कैसे, इनमें क्या डिफरेंस आएगा। अगर प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है कि आपके पास डाइल्यूट KOH है, डाइल्यूट KOH है ये लिखा हो, ऐसे भी लिख देते हैं लो कंसंट्रेशन KOH आपके पास है, तो आपको SN1 करनी है। ये है एग्जामिनर माइंड। और अगर कंसंट्रेटेड KOH लिखा है तो आपको SN2 करनी है। और ये होगा सेकेंडरी और टर्शरी दोनों के साथ। सेकेंडरी, मेनली सेकेंडरी, सॉरी टर्शरी नहीं, सेकेंडरी के साथ प्रॉब्लम आती है। सेकेंडरी के साथ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर है, सिंपल प्राइमरी, तो ये SN1 नहीं देता। और अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो वो SN2 नहीं देता, इसलिए इनमें दिक्कत नहीं आएगी। टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN2 क्यों नहीं देता? टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN2 इसलिए नहीं देता क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो क्राउडेड हो जाता है। लाइक हो सकते हैं, ये अनलाइक एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ये तीन तीन एल्काइल ग्रुप की वजह से इस कार्बन की इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है कि न्यूक्लियोफाइल की एंट्री टेट्राहेड्रल कार्बन तक हो ही नहीं पाती, तो ये SN2 कैसे होगा? ये न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाता, भले ही सुटेबल न्यूक्लियोफाइल हो, भले ही ये स्ट्रॉन्गर बेस हो लीविंग ग्रुप से, फिर भी ये फिजिकली जब इस इंटीरियर कार्बन तक पहुंच ही नहीं पा रहा ड्यू टू क्राउडिंग, ड्यू टू 3 एल्काइल ग्रुप्स, ये SN2 नहीं दे पाता। तो टर्शरी केस में तो आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना। प्राइमरी में SN1 क्यों नहीं हो पाती? प्राइमरी सिंपल प्राइमरी हो तो SN1 क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो सिंपल प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा वो अनस्टेबल होगा, इसलिए नहीं बनेगा। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में तो बिल्कुल क्लैरिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं।
यहां पे SN2 नहीं लिखना। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में आपको केयरफुल होना पड़ेगा। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, ध्यान देना कैसा बुक्स में लिखा होता है, एग्जामिनर माइंड क्या है। अगर डाइल्यूट KOH लिखा है या लो कंसंट्रेशन KOH लिखा है, या ये भी लिखते हैं एक्वस KOH, डाइल्यूट और एक्वस एक ही माने जाते हैं। ठीक है, एक मिनट नहीं, डाइल्यूट KOH और लो कंसंट्रेशन KOH ये ये एक माने जाते हैं, गलत हो गया। कंसंट्रेटेड और एक्वस KOH लिखा हो, ये एक मानते हैं। लिख लिया इसको। देखो, कुछ बच्चों को इसमें ही कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज की भी वीकनेस होती है, अंग्रेजी तो छोड़ गए। मैं इसको हिंदी में बोलता हूं, आज मैंने भरपेट खाना खाया, और दूसरा सेंटेंस आज मैंने खाना खाया। इनमें डिफरेंस है कि नहीं है? आज मैंने भरपेट खाना खाया और आज मैंने खाना खाया, पेट तो दोनों केस में भरेगा। खाना तो दोनों केस में खाया। मुद्दे पे आता हूं मैं। जब वर्ड यूज किया गया हो डाइल्यूट, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि वाटर बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ये एग्जामिनर आपसे कह रहा है। और जब आप सिंपली एक्वस KOH कहोगे, क्या एक्वस KOH का भी यही मतलब माना जाएगा? यस और नो? डाइल्यूट KOH और एक्वस KOH वर्ड में क्या डिफरेंस नहीं है? एक्वस KOH का मतलब ये है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंपेरेबल हैं। इस एक्वस KOH लिख के वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं।
बेस्ट तो उनको लिखना चाहिए कंसंट्रेटेड KOH, प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी फिर। पर ऐसा लिखा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल में ध्यान देना, OH आयन बॉर्डर लाइन आयन होता है। अभी कंपटीशन डिस्कस करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के बीच, एलिमिनेशन के बीच, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन में भी आपस में, वहां पे इस पॉइंट को और क्लैरिफाई करेंगे। तो O- बॉर्डर लाइन होता है। ठीक है, O- बॉर्डर लाइन होता है। बट जितने भी ये सोडियम ऑक्साइड हैं या कैल्शियम ऑक्साइड हैं, परऑक्साइड जितने भी हैं, परऑक्साइड और दूसरे परऑक्साइड भी ले सकते हैं आप, लाइक दिस K2O2, मेटल ऑक्साइड, मेटल परऑक्साइड, ये आपको SN2 देते हैं विद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में E2 के साथ कंपटीशन आता है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास है सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड, तो आपको मिलेगा ROOR। अगर आपके पास है ऑक्साइड तो आपको मिलेगा ROR। कैसे बना, ये समझ में आया आपको? दो बार SN2 लिखनी है, दो बार SN2। यहां तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन के पास एनायनिक फॉर्म है और यहां पे एक ही ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है। दो बार SN2 लिखनी है। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल परऑक्साइड आपको दिए जाएं, या फिर आपको एसीटेट आयन दिया जाए या सल्फोनेट आयन दिया जाए, ये सब SN2 करेंगे। ये तो डायरेक्ट सोर्स थे, ये डायरेक्ट सोर्स हैं। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? सुपर ऑक्साइड बेटा बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए सुपर ऑक्साइड एल्काइल ग्रुप के साथ एक्सप्लोड करते हैं। इनफैक्ट अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना। ठीक है, ये तो डायरेक्ट केसेस हैं, सीधे न्यूक्लियोफाइल आपने डाल दिया, सीधे न्यूक्लियोफाइल। देखो मैं रिपीट कर दूं आपको, बहुत सारे बच्चे अभी से खिचड़ी पकाना शुरू कर चुके हैं। मैंने ये कहा इस केस में सेकेंडरी हैलाइड में अगर हम एसीटेट आयन डालें, सॉल्वेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, SN2 ही करना है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में एसीटेट आयन डालें, सॉल्वेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, SN2 ही करना है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में अगर आप एसीटेट आयन डालें तो ये
होनी ही नहीं है SN2। फिर कौन सी होगी वो अभी मैं बता चुका हूं, अभी आगे डिस्कस करेंगे कंपटीशन में। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 देते नहीं। ये तो वो है जिसमें O डीलोकलाइज्ड है। सल्फोनेट में भी यही है, O का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। अगर O का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं है, ऑक्साइड आयन है। मैंने 3 केस लिए अभी तक, और यही 3 है सिलेबस में इनफैक्ट। एक तो O डीलोकलाइज्ड हो, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन जो बॉर्डर लाइन आयन होता है। इसमें मैंने सॉल्वेंट के बारे में बात की कि ये सॉल्वेंट डिसाइड करेगा क्या होगा। एक O नेगेटिव डीलोकलाइज्ड हो, OH आयन बॉर्डर लाइन, और तीसरा ये मैंने मेटल ऑक्साइड मेटल परऑक्साइड की बात की। तीसरा ये केस है। काम की चीज ये है, इन तीनों में अगर नोट करें, ऑक्सीजन एनायनिक है, कोई भी ऑक्सीजन न्यूट्रल है क्या? तो न्यूट्रल ऑक्सीजन से SN2 नहीं होती, न्यूट्रल ऑक्सीजन से SN1 होगी, जिसमें ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी उसकी काम करेगी। अभी आएंगे उसमें SN1 में, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये केसेस में क्लैरिटी है? कोई कंफ्यूजन हो किसी को बताओ। देखो, एल्काइल हैलाइड ही पूरी ऑर्गेनिक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे कई कई रिएक्शन कंपीट करती हैं। बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो केवल 2 रिएक्शन में फाइट होगी, 2 से ज्यादा होता ही नहीं है, इसलिए बहुत आसान होता है। एल्काइल हैलाइड में है SN1 SN2 E1 E2, 4 रिएक्शन फाइट करती हैं। कई कई जगह तो E1CB और SNI भी आएगा, तो 6 रिएक्शन फाइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट केसेस की। इनडायरेक्ट O माइनस कैसे बनेगा? तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, इसमें आप कोई मेटल डाल दो या कोई बेस डाल दो, दोनों केस में आपको ये RCOO माइनस देगा। बेस आप ऐड कर दो, आपको ये मिल जाएगा। या आप बेसिक सॉल्ट ऐड कर लो, तो भी आपको ये मिल जाएगा। मेटल ऐड करो, बेस ऐड करो, या बेसिक सॉल्ट ऐड करो, कार्बोक्सिलेट ग्रुप बन जाएगा। और इसके बाद फिर आप SN2 लिख सकते हैं कंफर्टेबली। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान केस में दे रहा हूं। CH3COOH है, पहले मैंने इसमें सोडियम मेटल डाल दी, और इसके बाद ऐड कर दिया बेंजाइल क्लोराइड। बताओ क्या बनेगा? तो ध्यान देना, न्यूट्रल ऑक्सीजन से डायरेक्ट SN2 नहीं होगी। पहले आप O माइनस बनाएंगे डीलोकलाइज्ड,
और फिर वो रिएक्ट करेगा CCl बॉन्ड से, ये बनेगा थ्रू SN2। सबको क्लियर है ये? बट कंपटीशन में ऐसे नहीं आना, ऐसे तो भीड़ कर लेती है। कंपटीशन में कैसे आता है? जिससे थोड़ा सा डर लगे आपको। डर लगता है नॉर्मली बच्चों को रिंग से, रिंग फॉर्म में दे दो तो बच्चे डरने लगते हैं। इसमें आपने ऐड कर दिया से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेंगे। बताओ कौन से हैं दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बताने होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं। इनऑर्गेनिक अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो अलग बात है, स्पेसिफाई करें तो अलग बात है, अदरवाइज इनऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट नहीं करना। तो देखो CH3- बेस है, ये एसिडिक H को लेके जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा मीथेन। मीथेन गैस बनेगी। एल्किन बनाने के मेथड में भी आपने ये सब लिखा होगा, आप 11th के नोट्स देखेंगे आपको मिल जाएगा। ये O- बन जाएगा एक बार, फिर ये O- से रिएक्शन होगी 1 2 3 4 5, 1/5 पोजीशन पे है, आसानी से ये पहुंचेगा। सेकेंडरी हेलाइड है, SN2 हो जाएगी। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग और बन जाएगी। ये होगा P2। ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा सा डर सा लगने लगेगा, रिंग बनती है जब, अदरवाइज है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जिनको ये समझ में आता है उन्हें बहुत इजी लगेगा। जल्दी करो, लिख लिया आपने? और यही प्रॉब्लम अगर आप देखें, सेम प्रॉब्लम अगर मैं थोड़ा और लेवल पे लेके जाऊं, ओलंपियाड लेवल पे, वो कैसे पूछते हैं? यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। बताओ, इसमें आपने डाल दिया एक्वस K2CO3। एक्वस K2CO3 कैसा सॉल्ट है? वो ऐसे कहेंगे कोई प्रोडक्ट बना P1 और एक और बना P2, बट P2 गैस है। P1 P2 क्या है बता सकते हो? बिल्कुल ठीक आंसर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड में ये भी कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम है कि ये कार्बन कौन सा कार्बन है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया या K2CO3 से आया?
तो ये K2CO3 से आया कार्बन है। ये आप प्रैक्टिकल्स सारे पढ़ चुके हैं। कार्बोनेट आयन में अगर आप एसिड डाल दें तो क्या होता है, वो भी डाइल्यूट एसिड डालो, कंसंट्रेट की भी जरूरत नहीं। CO2 लिबरेट होती है, मतलब इसका H+ चला जाएगा, O- बनेगा, O- बन गया, फिर इस पे SN2 कर लो। ये प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली आपको। ट्राईसाइक्लो। हाँ, मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एक क्वेश्चन पूछा नहीं, और एक एक दो बच्चों को तो जैसे आदत में है पूछना चाहिए कि ये गिगनार रिएजेंट इस पे SN2 कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा। OH आयन इस CCl को सीधे क्यों नहीं हटा रहा। तो मैं वापस जाता हूं, क्योंकि मेमोरी पावर बहुत कम है कुछ बच्चों की, उसका हल नहीं है, वो तो गॉड गिफ्ट है। मैं वापस जा रहा हूं, ध्यान देना। ये यहां पे कोई भी अटैकिंग रिएजेंट एक नहीं कई साइट पे रिएक्ट कर सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसमें टाइम खराब होगा मुझे पता है। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट कई जगह एक साथ अप्रोच कर सकता है। पहले आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखनी है, क्या वो हो सकती है। वो नहीं होगी तो सेकंड पॉसिबिलिटी पे जाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड यहां पे, और ये थर्ड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये एसिडिक है, और फिर ये इंटीरियर कार्बन है। अगर फर्स्ट पॉइंट पे ही रिएक्शन हो गई तो सेकंड और थर्ड पॉइंट की बात ही नहीं सोचेंगे। हमने बेस डाला तो बेस किसको ढूंढेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को। अब यहां आ जाते हैं, किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा पक्का कि ये यहां SN2 क्यों नहीं कर रहा। अब जरा सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करो, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक की जगह आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये -M इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो इस हाइड्रोजन में एसिडिक करेक्टर होगा कि नहीं होगा। अब जो आपने CH3- डाला है, CH3- के पास 3 साइट हैं। इस एसिडिक H को ले जाना, एक, हेट्रो पाई बॉन्ड तोड़ देना, दो, और इस इंटीरियर सेकेंडरी कार्बन पे जाना। 3 साइट अवेलेबल है। इस पे गया तो SN2 होगी, इस पे गया तो सिंपली एसिड बेस रिएक्शन, और इस पे आया तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे। अब जरा सोचिए, ये इंटीरियर कार्बन, ये इंटीरियर कार्बन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, फर्स्ट कॉलिजन किसके साथ होगा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बच्चे ये डाउट हजारों बार पूछेंगे। आपको मैं बताऊंगा, जब हम बायोमोलिक्यूल लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब भी वो यही पूछेंगे।
क्लियर है आप सबको? ये मैंने देखा हुआ है, कई कई बार बताना पड़ता है। चलो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ गया? ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स ये है, आपके पास अगर एल्कोहल है, एल्कोहल, तो एल्कोहल में आप मेटल ऐड करें या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करें, बेसिक सॉल्ट से बात नहीं बनती। ये तब आपको RO- देगा। इसमें बेसिक सॉल्ट से RO- नहीं बनता। क्योंकि बेसिक सॉल्ट तो तभी काम करता है जब OH का बॉन्ड, ये वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करे, -M, तो बेसिक सॉल्ट काम कर जाता है। यहां बेसिक सॉल्ट से आपको RO- नहीं मिलेगा, सीधे कहें बेसिक सॉल्ट इससे रिएक्ट नहीं करेगा। और ये प्रॉब्लम जो मैं लिख रहा हूं लगभग सारे कंपटीशंस में रिपीट हुई है, रिपीट हुई है। वो ये है, एक कार्बन पे Cl है, पड़ोसी कार्बन पे OH है, आपने सोडियम मेटल डाल दी, व्हाट विल हैपन? तो OH बॉन्ड की हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं, और मेटल डाल दो किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में, क्या होगा? किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में मेटल डाल दो, व्हाट विल हैपन? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और इसके बाद इंट्रामोलिकुलर SN2। आपको मालूम है कि इंटर और इंट्रा में कौन डोमिनेट करता है? इंट्रामोलिकुलर SN2 होगी। ये मिल जाएगा आपको ऑक्सीरेन। जल्दी लिखो, लिख लिया? अब देखो, यही प्रॉब्लम जेई एडवांस में किस तरह से आई हुई है, आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर से मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन देख लेना। ये प्रॉब्लम किस तरह से आई हुई है। आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ये गैस फॉर्म में है, बिल्कुल ऐसे ही आने हैं। आपको कुछ नया लगेगा पर इसमें नया कुछ है नहीं।
एक तो मीथेन गैस बनेगी और एक O- बनेगा। ये है आपके पास। जिस कार्बन पे Cl है मैं उसको 1 लिख रहा हूं। ये 1 और 6 पोजीशन आपको मालूम है अप्रोचेबल होती हैं। ये इस पे SN2 करेगा, ये चेन आ जाएगी। एक और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये फिनॉल वाला OH और आसानी से टूटता है। देखो, सबसे आसानी से ब्रेक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, इसके बाद फिनॉल और इसके बाद एल्कोहल। ये ऑर्डर है एसिड स्ट्रेंथ का। तो अगर एल्कोहल का OH टूट गया गिग्नार्ड रिएजेंट से, तो फिनॉल का OH तो और आसानी से टूटेगा। एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल। क्यों ज्यादा एसिडिक होते हैं, एक लाइन आप इस पे भी लिख लो। आपको मालूम है कि O- से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, बट इसका भी O- रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिर इसमें नहीं होगा। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया हमने, डीलोकलाइज तो इसमें भी है, डीलोकलाइज तो इसमें भी है। फिर हमने RCOH को स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों कह दिया, हाँ, कुनिक ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। बाकी को तो दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है, ऐसा लगता है। इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होंगे, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो तो डीलोकलाइजेशन मोर इफेक्टिव माना जाता है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अगर इक्विवेलेंट हो तो डीलोकलाइजेशन मोर इफेक्टिव माना जाता है। इसलिए RCOOH PHOH से ज्यादा एसिडिक है। ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और एक और बात बता दूं मैं, हाइपर कंजुगेशन केवल फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में होते हैं। हाइपर कंजुगेशन की बात होती है फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में। एनायन में हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट नहीं होता। या फिर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो एल्काइल तो हाइपर कंजुगेशन सोच सकते हैं। यहां कोई एल्काइल ग्रुप तो आगे है नहीं, वो अनसैचुरेटेड कार्बन है, मतलब एल्कीन वाला ही। इनडायरेक्ट सोर्स समझ में आ गए सबको O- के। बट इसमें एक पॉइंट और मैं साथ ही साथ ऐड कर दूं, फिर आपको फ्री करता हूं, क्योंकि SN2 के साथ कनेक्शन में ही आता है सारा।
इसकी मैकेनिज्म तो हम आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट साइनाइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैकेनिज्म हम एसिड में पढ़ेंगे इसकी, ये अभी जरूरी है इसको लिखना। क्यों जरूरी है वो मैं बता रहा हूं आपको। आपको प्रॉब्लम इस तरह से आएगी, ये दिया गया है, इसमें आपने डाल दिया KCN, P1 बन गया, फिर आपने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, P2 बन गया, और फिर इसमें आपने डाल दिया, फिर आपने इसमें ये डाल दिया मान लीजिए। इसके बाद फ्री करता हूं, इसको कर लो आप। P3 बताओ, P1 P2 P3 क्या है? नहीं नहीं, गलत हो गया, ये दूसरे नंबर पे डाला, पहले नंबर पे ऐड किया आपने मेटल। P1 P2 P3 क्या है बोलो जल्दी। साइनाइड से कार्बोक्सिलिक कैसे बनता है, ये मैकेनिज्म कार्बोक्सिलिक में डील करेंगे, बट एल्काइल हैलाइड में इसके कई क्वेश्चंस आपको लिंक मिल जाएंगे। बना लिए P1 P2 P3। तो P1 क्या है इसमें, ये SN2 रिएक्शन होगी, साइनाइड बनेगा या आइसोसाइनाइड? साइनाइड बनेगा। P2 क्या होगा, साइनाइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, COH बन जाएगा। और P3 क्या होगा, तो आपके पास दो दो CCl बॉन्ड है, कौन से CCl बॉन्ड पे SN2 होगी, CH2CCl पे या फिर बेंजीनिंग से कनेक्टेड CCl पे, या दोनों जगह? SN2 दोनों जगह होगी या किसी एक पे? तो वो CCl बॉन्ड SN2 में आएगा जो सैचुरेटेड कार्बन से है। अगर CCl का कार्बन अनसैचुरेटेड है तो SN2 नहीं होती है, तब SN2 नहीं होगी। ये बनेगा। समझ में आया सबको? चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, बट आपको वेडनेसडे का टेस्ट